हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास, जो हिंदी साहित्य या फिर कहें तो हिंदी साहित्य के अंतर्गत छायावाद पर आधारित रहने वाली है। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण रहेंगे। DSSS हो, KVS हो, NVS हो, BPSC शिक्षक भर्ती हो, चाहे दूसरी कोई भी परीक्षा जिसमें हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न आते हैं, उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। पहला प्रश्न है, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन रहे? हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता रहते हैं भगवती चरण वर्मा। इन पंक्तियों के रचयिता कौन रहे? तो भगवती चरण वर्मा। ये पंक्तियाँ किस कविता से उद्धृत है? तो हम दीवानों की क्या हस्ती। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। ये जो पंक्तियाँ हैं ये भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित हम दीवानों की क्या हस्ती नामक कविता से उद्धृत है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन रहते हैं? पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। ये जो पंक्तियाँ हैं, इन पंक्तियों के रचयिता कौन रहते हैं? पंत जी, शमशेर बहादुर सिंह जी या फिर नागार्जुन या निराला। तो इन पंक्तियों के रचयिता रहते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इन पंक्तियों के रचयिता रहते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। और ये जो पंक्तियाँ हैं ये ध्वनि नामक कविता से उद्धृत है। निराला द्वारा रचित ध्वनि नामक कविता से ये पंक्ति उद्धृत है, ठीक है, जिसमें बसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, ठीक है। निराला की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं अनामिका, परिमल, कुकुरमुत्ता, आराधना इत्यादि। आगे बढ़ते हैं। शमशेर बहादुर सिंह जी की कुछ प्रमुख रचनाएं जिन रचनाओं से संबंधित प्रश्न बनते हैं, जैसे कुछ कविताएं, चुका भी हूँ नहीं मैं, काल तुझसे होड़ है मेरी, सुकून की तलाश में। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सी रचना दिनकर जी की है? रामधारी सिंह दिनकर जी की निम्न में से कौन सी रचना है? रसवंती, मुकुल, रश्मि रेखा या फिर पाथे। तो दिनकर जी की रचना है निम्न में से रसवंती जो है ये दिनकर जी की, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। दिनकर के काव्य, रामधारी सिंह दिनकर के काव्य राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना तथा प्रगतिवादी चेतना दोनों विद्यमान है। दिनकर के काव्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना और प्रगतिवादी चेतना दोनों ही विद्यमान रहती हैं। दिनकर को समय सूर्य या अधैर्य का कवि कहा जाता है। दिनकर जी को समय सूर्य तथा अधैर्य का कवि कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण पॉइंट है। मुकुल जो रचना है, जो ऑप्शन में 3 थे ना, 3 विकल्प यहाँ पे देखिए, ये मुकुल, रश्मि रेखा और पाथे, जानते हैं कि ये किन की रचनाएं हैं? तो मुकुल जो रचना है ये सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित है। रश्मि रेखा बालकृष्ण शर्मा नवीन, पाथे सियाराम शरण गुप्त, ठीक है। मुकुल सुभद्रा कुमारी चौहान, रश्मि रेखा बालकृष्ण शर्मा नवीन, पाथे सियाराम शरण गुप्त। आगे बढ़ेंगे। उर्वशी का काव्य रूप क्या है? उर्वशी नामक रचना का काव्य रूप क्या है? तो उर्वशी बाल काव्य है, रीति काव्य है, महाकाव्य है या फिर मुक्त काव्य है? तो उर्वशी एक महाकाव्य है, ठीक है। उर्वशी क्या है? एक महाकाव्य है। उर्वशी में कुल 5 अंक है। उर्वशी में कुल 5 अंक है, ठीक है। उर्वशी में कुल 5 अंक है। इसे दिनकर ने स्वयं कामाध्यात्म की कृति कहा है। ये किन की रचना है? तो दिनकर की रचना है, ठीक है। उर्वशी किन की रचना है? दिनकर की रचना है। अर्थात दिनकर ने इस रचना को स्वयं कामाध्यात्म की कृति कहा है। दिनकर को उर्वशी के लिए सन 1972 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दिनकर को सन 1972 ईस्वी में उर्वशी नामक रचना के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उर्वशी को गीति नाट्य भी माना जाता है। दिनकर जी की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं, जैसे रेणुका, हुंकार, रसवंती, रश्मि रेखा, परशुराम की प्रतीक्षा। रेणुका, हुंकार, रश्मि रेखा, परशुराम की प्रतीक्षा और रसवंती तो आप जानते ही हैं, ठीक है। अभी रसवंती से संबंधित एक प्रश्न आया था अभी, ठीक है, थोड़ी देर पहले। आगे बढ़ेंगे। मधुमेह वसंत जीवन वन के, इस पंक्ति में वसंत किसका प्रतीक है? मधुमेह वसंत जीवन वन के, इस पंक्ति में वसंत जो शब्द है यह किसका प्रतीक है? वृद्धावस्था, सौंदर्य, माधुर्य या फिर यौवन का? तो यह जो पंक्ति है यहाँ पे वसंत यौवन का प्रतीक है। यहाँ पे वसंत यौवन का प्रतीक है।
यह पंक्ति कामायनी के काम सर्ग से ली गई है। आपको पता होगा कि कामायनी जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित महाकाव्य है, ठीक है। और इसमें कुल 15 सर्ग है, जिनमें जो काम सर्ग है ना, उस काम सर्ग से उद्धृत है ये वाली पंक्ति। पंत जी का महाकाव्य कौन सा है? निम्न में से पंत जी का महाकाव्य पूछा है। शिल्पी, चिदम्बरा, लोकायतन या फिर गुंजन। तो पंत का निम्न में से महाकाव्य है लोकायतन, ठीक है। लोकायतन पंत जी का एक महाकाव्य है। लोकायतन पंत द्वारा रचित महाकाव्य है। आगे बढ़ेंगे। लोकायतन को पंत जी ने लोक जीवन का महाकाव्य माना है। लोकायतन नामक महाकाव्य को पंत जी ने लोक जीवन का महाकाव्य माना है, ठीक है। लोक जीवन का महाकाव्य माना है। इस रचना पर इन्हें सोवियत लैंड पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। सुमित्रानंदन पंत जी को लोकायतन नामक महाकाव्य पर सोवियत लैंड पुरस्कार प्रदान किया गया है। चिदम्बरा नामक कृति पर, चिदम्बरा विकल्प में था अभी जो इससे प्रश्न देखा हमने इस वाले से संबंधित, तो चिदम्बरा नामक कृति पर सुमित्रानंदन पंत जी को सन 1968 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। महत्वपूर्ण पॉइंट है। गुंजन नामक काव्य संग्रह में नौका विहार, चांदनी, तपरे, ये गुंजन जो आपकी काव्य संग्रह है, गुंजन जो काव्य संग्रह ये भी आपके देखिए विकल्प में मौजूद रहा। गुंजन नामक काव्य संग्रह में नौका विहार, चांदनी, तपरे, मधुर मधुर मन, भावी पत्नी के प्रति एक तारा, ये सभी कविताएं गुंजन नामक काव्य संग्रह में संकलित है। आगे बढ़ेंगे। निराला जी का प्रथम काव्य संग्रह निम्न में से कौन सा है? निराला जी का प्रथम काव्य संग्रह अनामिका, अर्चना, आराधना या फिर अणिमा। तो निराला जी का प्रथम काव्य संग्रह रहा अनामिका। निराला जी का प्रथम काव्य संग्रह रहा अनामिका। अनामिका का 2 संस्करण आया था, ठीक है। अनामिका के 2 संस्करण थे। अनामिका का जो प्रथम संस्करण था ना, ये 1923 में आया था, और जो द्वितीय संस्करण था ये 1938 में। अनामिका में सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, वह तोड़ती पत्थर, प्रेयसी, ये सभी रचनाएं संकलित है। सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, वह तोड़ती पत्थर, प्रेयसी, ये सभी रचनाएं किस में संकलित है? अनामिका नामक काव्य संग्रह में संकलित है। अनामिका इनका अगर पहला काव्य संग्रह रहा तो दूसरा काव्य संग्रह कौन सा रहा निराला जी का? तो परिमल, ठीक है। परिमल में जूही की कली, बादल राग, संध्या सुंदरी, परिमल में जूही की कली, बादल राग, संध्या सुंदरी तथा पंचवटी प्रसंग इत्यादि रचनाएं संकलित रही। ये सभी बिंदु मैंने जो अलग से लिखे हैं ना, सभी महत्वपूर्ण हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली, महादेवी वर्मा की यह गीत उनके किस काव्य संग्रह से संबंधित है? मैं नीर भरी दुख की बदली, महादेवी वर्मा की यह गीत उनके किस काव्य संग्रह से संबद्ध है? निहार, रश्मि, निर्जय या फिर सांध्य गीत। तो सांध्य गीत, ठीक है। यह पंक्ति किस काव्य संग्रह से संबंधित है? तो सांध्य गीत। आगे बढ़ेंगे। मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है, यह किसका कथन है? मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है, यह कथन किनका है? तो यह कथन रहा नंद दुलारे वाजपेयी जी का। यह कथन रहा नंद दुलारे वाजपेयी जी का। आगे बढ़ते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या हो जाएगा? प्रकाशन वर्ष के अनुसार इन रचनाओं का सही अनुक्रम क्या हो जाएगी? ये सभी रचनाएं किनकी है? तो हरिवंश राय बच्चन जी की है, ठीक है। ये सभी रचनाएं हरिवंश राय बच्चन जी की है। देख लेते हैं कि इनका प्रकाशन वर्ष क्या रहा। एकांत संगीत का प्रकाशन वर्ष रहा आपका 1939। एकांत संगीत का प्रकाशन वर्ष क्या रहा? 1939, ठीक है। एकांत संगीत का प्रकाशन वर्ष 1939। मधुशाला का हो गया आपका 1935। मधुशाला 1935। सतरंगिनी का हो गया 1945। सतरंगिनी का क्या हो गया? 1945। मिलन यामिनी का हो गया 1950, ठीक है। 1950। तो ये किस प्रकार आ जाएगा? सबसे पहले आ जाएगा आपका मधुशाला, ठीक है। सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका? मधुशाला, ख आ जाएगा सबसे पहले, ख, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका एकांत संगीत आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा? सतरंगिनी 1945, ठीक है। और अंत में आपका क्या आ जाएगा? मिलन यामिनी, अंत में आ जाएगा आपका मिलन यामिनी। तो ये इसका सही अनुक्रम है, ठीक है। ये इसका सही अनुक्रम है। आगे बढ़ेंगे। बालकृष्ण शर्मा नवीन कृत काव्य इनमें से कौन सा है? बालकृष्ण शर्मा नवीन द्वारा रचित निम्न में से कौन सा काव्य है? रेणुका, हम विष पाई जन्म के, हिम किरीटनी या फिर मिलन।
तो बालकृष्ण शर्मा नवीन द्वारा रचित काव्य है हम विषपाई जन्म के बालकृष्ण शर्मा नवीन। रेणुका किनकी रचना है, देख लेते हैं, यहाँ पे नीचे में लिख रखा है मैंने। रेणुका रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। हिम किरीटनी माखनलाल चतुर्वेदी, मिलन राम नरेश त्रिपाठी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है, यह कथन किसका है? परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है, यह कथन किनका है? तो यह कथन रहा डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का। इन कवियों को आरोही क्रम में हमें व्यवस्थित करना है, ठीक है। देखते हैं, इन सभी का देख लेते हैं कि इनका जन्म काल क्या रहा, ठीक है, या फिर कहें तो जीवन काल क्या रहा। तो पंत का जीवन काल रहा, सुमित्रानंदन पंत जी का जीवन काल क्या रहा? 1900 से 1977। सुमित्रानंदन पंत जी का जीवन काल रहा आपका 1900 से 1977, ठीक है, 1900 से 1977। प्रसाद का जीवन काल रहा 1889 से, 1889 से 1937। निराला का जीवन काल रहा 1899 से, 1962। महादेवी का जीवन काल क्या रहा? 1907 से, 1987, ठीक है, 1987। तो ये किस प्रकार हो जाएगा? सबसे पहले आ जाएंगे प्रसाद जी, ठीक है, सबसे पहले प्रसाद ख, फिर आ जाएंगे निराला, उसके बाद आ जाएंगे आपके पंत, ठीक है, और अंत में आ जाएंगे महादेवी वर्मा, ठीक है। अगला प्रश्न है, इनमें छायावाद की विशेषताओं से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है? इनमें से छायावाद से संबंधित ये सभी विशेषताएं हैं, ठीक है, और पूछा जा रहा है कि कौन सी एक विशेषता छायावाद की नहीं है, कौन सी एक विशेषता छायावाद की नहीं मानी जाएगी। तो आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति सही है। कल्पना की अतिशयता ये भी सही है। सूक्ष्म के प्रति स्थूल का विद्रोह ये भी सही है, परंतु सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकर्षण ये छायावाद की विशेषताओं में इसकी गिनती नहीं आएगी, ठीक है, छायावाद की विशेषताओं में ये वाला विकल्प नहीं आएगा। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प घ। अगला प्रश्न, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से महादेवी वर्मा के काव्य संग्रहों का सही क्रम बताना है हमें, ठीक है, सही क्रम बताना है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से महादेवी वर्मा के काव्य संग्रहों का सही क्रम बताना। ये सभी काव्य संग्रह किनके हैं? तो महादेवी वर्मा जी के हैं। तो इनका हम पहले देख लेते हैं कि प्रकाशन वर्ष क्या रहा, ठीक है। दीपशिखा का प्रकाशन वर्ष रहा 1942। दीपशिखा का प्रकाशन वर्ष क्या रहा? 1942, ठीक है। निर्जा का प्रकाशन वर्ष रहता है आपका 1935। निर्जा का हो गया आपका 1935, निर्जा हो गया 1935। उसके बाद निहार हो गया आपका 1930, निहार हो गया 1930। उसके बाद सांधी गीत हो गया आपका 1936, सांधी गीत क्या हो गया आपका 1936, ठीक है। तो इस प्रकार देख लेते हैं कि सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा? निहार आ जाएगा, निहार 1930, ठीक है। सबसे पहले क्या आ गया आपका? विकल्प ग, निहार आ गया। उसके बाद आ जाएगा आपका निर्जा आ जाएगा। उसके बाद 1935, निर्जा 1935 ख, विकल्प ख। उसके बाद आ जाएगा आपका सांधी गीत 1936, और अंत में क्या आ जाएगा आपका? क, दीपशिखा 1942। तो ये आपका क्या हो गया? आपका सही अनुक्रम हो गया। आगे बढ़ेंगे। निराला की कविता जूही की कली को किस संपादक ने बिना प्रकाशित किए ही वापस कर दिया था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने निराला की कविता जूही की कली को बिना प्रकाशित किए ही वापस कर दिया था। आगे बढ़ेंगे। जूही की कली किस काव्य संग्रह में संकलित है? तो परिमल, ठीक है, परिमल नामक काव्य संग्रह में निराला के परिमल नामक काव्य संग्रह में जूही की कली संकलित है। निराला के परिमल नामक काव्य संग्रह में जूही की कली संकलित है। आगे बढ़ेंगे। हो गया है व्यर्थ जीवन, मैं रण में गया हार,
यह काव्य पंक्ति निराला की किस कविता में है? हो गया है व्यर्थ जीवन में रण में गया हार। यह काव्य पंक्ति निराला की कविता वनबेला, निराला की कविता वनबेला से उद्धृत है। ठीक है, यह काव्य पंक्ति निराला की कविता वनबेला से उद्धृत है। आगे बढ़ते हैं। छायावाद युग में लिखी गई कविता पुस्तक, छायावाद युग में लिखी गई कविता पुस्तक ब्रजरस के रचनाकार कौन रहे? योगी हरि, राय कृष्णदास, बेढब बनारसी या फिर श्रीनाथ सिंह? तो राय कृष्णदास। ब्रजरस नामक पुस्तक के रचयिता कौन रहते हैं? कविता पुस्तक के रचयिता कौन रहते हैं? तो राय कृष्णदास। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर वियोगी हरि की एक प्रसिद्ध रचना है वीर सतसई। ठीक है, वियोगी हरि की एक प्रसिद्ध रचना है वीर सतसई, जिससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, वीर सतसई वियोगी हरि की एक प्रसिद्ध रचना है। क्या नाम है उसका? वीर सतसई, वीर सतसई। ठीक है, इसको याद रखिएगा, वियोगी हरि की ये रचना है, इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। लोकायतन पंत की प्रबंध कृति है। लोकायतन पंत की प्रबंध कृति है जो किन दो खंडों में विभाजित है? बाह्य परिवेश और अंतश्चैतन्य, जीवन और प्रकृति, व्यक्त और समाज, इनमें से कोई नहीं। तो बाह्य परिवेश और अंतश्चैतन्य इन दो खंडों में विभाजित है लोकायतन नामक प्रबंध कृति, जो कि सुमित्रानंदन पंत जी की है। इस रचना पर, लोकायतन नामक रचना पर अरविंद दर्शन की छाया मानी जाती है। लोकायतन नामक रचना पर अरविंद दर्शन की छाया है। इस रचना पर सुमित्रानंदन पंत जी को सोवियत लैंड नामक पुरस्कार प्रदान किया गया है। आगे, हरिवंश राय बच्चन की काव्यधारा, हरिवंश राय बच्चन की काव्यधारा का उल्लेख करना है आपको। हरिवंश राय बच्चन की काव्यधारा कैसी रही? छायावादी, हालावादी, प्रयोगवादी या फिर प्रगतिवादी? तो हालावादी। ठीक है, हालावाद काव्यधारा के ये रचयिता माने जाते हैं। ज्ञान भिन्न कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके यह विडंबना है जीवन की। यह पंक्तियाँ कामायनी के किस सर्ग से उद्धृत है? ठीक है, कामायनी में कुल 15 सर्ग है। ज्ञान भिन्न कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके यह विडंबना है जीवन की। तो यह पंक्तियाँ कामायनी के किस सर्ग से उद्धृत है? यह पंक्तियाँ कामायनी के रहस्य सर्ग से उद्धृत है। यह पंक्तियाँ कामायनी के रहस्य सर्ग से उद्धृत है। कुल 15 सर्ग है। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। आप 3-3 के खंड में याद रख सकते हैं इसे, मैंने इसी प्रकार याद रखा है। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। यह काव्य पंक्ति किस कृति की है? दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। यह काव्य पंक्ति किस कृति की है? चांद का मुँह टेढ़ा है, साकेत, कामायनी या फिर यामा? चांद का मुँह टेढ़ा है गजानन माधव मुक्तिबोध, साकेत हो गया आपका मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित, कामायनी जयशंकर प्रसाद, यामा हो गया आपका महादेवी वर्मा। तो यह जो पंक्ति है यह कामायनी नामक रचना से उद्धृत है। ठीक है, कामायनी नामक महाकाव्य से उद्धृत है, जिसका प्रकाशन वर्ष क्या रहा आपका? 1935। ठीक है, कामायनी का प्रकाशन वर्ष क्या रहा? 1935। रचयिता कौन रहे? जयशंकर प्रसाद जी। यह जो काव्य पंक्ति है यह कामायनी के किस सर्ग से उद्धृत है? ये वाली काव्य पंक्ति कामायनी के किस सर्ग से उद्धृत है? तो श्रद्धा। ठीक है, कामायनी के श्रद्धा नामक सर्ग से उद्धृत है। यहाँ देखिए लिख रखा है कामायनी के श्रद्धा नामक सर्ग से उद्धृत है। मैं दोबारा नहीं लिखना चाहती क्योंकि बेकार में ये थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है, क्योंकि जो लिख रखा है उसे लिखने में कोई। चलिए आगे, मधुशाला का प्रकाशन वर्ष क्या रहा? मधुशाला का प्रकाशन वर्ष क्या रहा? 1935, 1934, 1936 या फिर 1933? तो मधुशाला का प्रकाशन वर्ष रहा 1935। रचयिता कौन रहे आपके? हरिवंश राय बच्चन जी। मधुशाला 1935, मधुबाला 1936, मधुकलश 1937, तीनों ही रचना हरिवंश राय बच्चन की है। इन तीनों ग्रंथों को हालावाद का धर्म ग्रंथ कहा जाता है, याद रखिएगा। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, इन तीनों ही ग्रंथों को हालावाद का धर्म ग्रंथ कहा जाता है। बच्चन यानी हरिवंश राय बच्चन प्रेम और मस्ती काव्य के अंतर्गत आते हैं। हरिवंश राय बच्चन प्रेम और मस्ती काव्य के अंतर्गत आते हैं। निशा निमंत्रण के रचयिता कौन रहे? निशा निमंत्रण के रचयिता कौन रहते हैं? सुमित्रानंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन, बालकृष्ण शर्मा नवीन या फिर वीरेंद्र मिश्र? तो निशा निमंत्रण के रचयिता रहते हैं आपके हरिवंश राय बच्चन जी। निशा निमंत्रण के रचयिता रहे हरिवंश राय बच्चन जी। आज का अंतिम प्रश्न है, प्रकाशन काल के अनुसार हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही क्रम बताना है हमें। ये सभी रचनाएं हरिवंश राय बच्चन जी की है। ठीक है, ये सभी रचनाएं हरिवंश राय बच्चन जी की है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार हमें क्या करना है? इसका सही अनुक्रम बताना, सही क्रम बताना है।
तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार इन सभी रचनाओं का हमें क्या करना है, प्रकाशन काल के अनुसार हमें क्या करना है, इन सभी रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। और ये सभी रचनाएं किनकी है, तो हरिवंश राय बच्चन जी की है। देखते हैं, सबसे पहले इनका हम देख लेते हैं कि प्रकाशन वर्ष, प्रकाशन काल क्या रहा। निशा निमंत्रण, निशा निमंत्रण का प्रकाशन वर्ष रहता है 1938। निशा निमंत्रण का प्रकाशन वर्ष क्या रहा, 1938। प्रणय पत्रिका का प्रकाशन वर्ष रहता है आपका 1954। प्रणय पत्रिका का प्रकाशन वर्ष रहा आपका 1954। मिलन यामिनी का प्रकाशन वर्ष रहा, मिलन यामिनी का प्रकाशन वर्ष रहता है 1950, 1950। जाल समेटा का प्रकाशन वर्ष रहा 1973। ठीक है, अभी देखते हैं इनका सही क्रम बैठाते हैं। सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका, निशा निमंत्रण 1938, निशा निमंत्रण आ जाएगा सबसे पहले 1938। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, मिलन यामिनी, मिलन यामिनी आ जाएगा आपका 1950। उसके बाद आ जाएगा आपका प्रणय पत्रिका। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा आपका, प्रणय पत्रिका। और अंत में आ जाएगा आपका जाल समेटा 1973। ठीक है, तो ये इसका सही क्रम हो गया। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। किसी प्रकार की कोई डिस्टर्बेंस के कारण हम माफ़ी चाहते हैं अगर कोई भी डिस्टर्बेंस हुआ आप लोगों को क्लास के दौरान। ठीक है, तो चलिए फिर अगली क्लास में जल्दी मिलते हैं। धन्यवाद।